स्टूडेंट्स, आज दिनांक 31 मई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नए लेसन के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता, मेंडलीय वंशागति तथा मेंडलीय अनुपात से विचलन। इंग्लिश में इसको हम बोलें तो ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडल्स लॉ इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें आपको बता दें, ये फ़ोटो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मिस्टर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में जेनेटिक्स की नींव डाली। 1866 में, मतलब इन्होंने बहुत पूरा जीवन समर्पित कर दिया इसको खोज के लिए कि आखिर ये जेनेटिक्स है क्या और किस प्रकार से ये जो वंशागति है चलती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती है, कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, इसकी पूरी चर्चा करिए। इन्होंने सारे प्रयोग जो करे वो मटर के पौधे पे किए, पौधे पे किए, उसमें भी ख़ास तौर से जंगली मटर के पौधे पे किए। इसके पीछे भी उनका रीज़न ये था कि जो जंगली मटर के पौधे हैं या मटर का पौधा होता है, बहुत तेज़ी से जो है ये रिप्रोडक्शन करता है और इसकी वैरायटी कई सारी आती हैं, तो ज़्यादा मात्रा में हम सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो है अपने प्रयोग मटर के पौधे पे किए। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने कई सारे निष्कर्ष निकाले और अपने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया। प्यारे बच्चों, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आनुवंशिकी है क्या, यानी कि वंशागति जिसे हम बोलते हैं वो आखिर है क्या। तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस क्या होता है? देखिए, जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण वंशागत लक्षण यानी कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स और जेनेटिक ट्रेड्स कहलाते हैं। आनुवंशिक विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने, यानी जो लक्षण है उनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया को हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहते हैं। देखो, वंशागति जो है उसको हम हेरिडिटी बोल रहे हैं और आनुवंशिकता शब्द सब एक ही हैं, बस नाम थोड़े अलग अलग हैं। ठीक है। वंशागति मतलब हेरिडिटी और आनुवंशिकता का मतलब है इनहेरिटेंस। ठीक है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत लक्षणों के जाने को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं या इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार मैं पुनः फिर से आपको बोल देता हूँ कि जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण इनहेरिटेंस या कैरेक्टर्स या हेरिडिटी कैरेक्टर्स या जेनेटिक ट्रेड्स कहलाते हैं। और ये जो क्रिया है, जाने की क्रिया, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हेरिडिटी कहते हैं या इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। अब बात होती है जेनेटिक्स की, यानी कि आनुवंशिकी की। तो जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवों में आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति तथा उनके पेरेंट्स और उनके जो न्यूबॉर्न्स हैं या फिर कह सकते हैं उनकी जो नई पीढ़ी है, एवन पीढ़ी है, में आनुवंशिक समानताओं व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन करने वाली जो शाखा है इसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। ये कंप्लीट जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बैटसन ने किया था। बैटसन 1905 में इसने इसका शब्द का प्रयोग किया था। किंतु ऑस्ट्रेलिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स की नींव डाली थी। मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियमों का प्रतिपादन किया जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी कारण मेंडल को आनुवंशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। दूसरा कि बैटसन ने क्या करा था? आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स नाम की सबसे पहले खोज की थी, उसको नाम डाला था। और आनुवंशिकी की एककों यानी कि हेरिडिटी यूनिट्स यानी जो एक लक्षण है, ठीक है, के लिए जॉनसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया। जीन जो लक्षण है, जीन, समझ रहे हैं? अभी बहुत सारा कुछ आ गया। तो ये जीन है, एक प्रेजेंट लक्षण, जो एक स्पेसिफिक लक्षण,
वो जीन कहलाता है। ठीक है, तो जीन शब्द का प्रयोग 1909 में किया था। ठीक है, जॉनसन ने जीन शब्द का किया था, वेटसन ने जेनेटिक्स का किया था, और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि वेरिएशंस क्या होते हैं, विभिन्नताएं क्या होती हैं। देखिए, कुछ लक्षणों में समान होते हुए भी एक माता पिता की सभी संतानों में आपस में तथा अपने माता पिता से कुछ विभिन्नताएं या भिन्नताएं अवश्य ही होती हैं। सगे भाई बहनों में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ऐसा तो है नहीं सबकी शक्ल एक जैसी होती है, माता पिता तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन शक्लें सबकी एक जैसी नहीं है। तो ये क्या वेरिएशन है। इसी प्रकार प्रत्येक स्पीशीज के सभी सदस्यों में आपस में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। समय बीतने के साथ इन्हीं विभिन्नताओं के संचित होने से एक जाति से उपजातियां बनती हैं, मतलब जातियों से नई जातियों का जन्म होता है। ये डार्विन ने ही बताया था आपको। जीवों में पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को यानी इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? इनको हम वेरिएशन कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार की बताई गई हैं। नंबर एक होती है वातावरणीय दशाओं, पालन पोषण, रहन सहन और शिक्षा, जलवायु, मतलब जो बाहरी कारक हैं उनके द्वारा। और दूसरी होती हैं जीवों के या जीन में अंतर के कारण विकसित विभिन्नताएं। तो यानी कि जो हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर जो जीन संरचना है उनके अंदर जब परिवर्तन होता है तब वो इंटरनल होती है। ठीक है, एक्सटर्नल तो बहुत सारी हो सकती हैं किसी प्रकार से। मान लीजिए अब यहाँ हम रह रहे हैं और कोई बच्चा जो है ऐसे ठंडे स्थानों पर है तो उसमें मलेरिया नहीं बनेगा तो वो गोरा हो जाएगा। ठीक है, भले ही आप भारत में रहेगा तो ताप के हिसाब से वो काला या फिर उसका रंग थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो संतान एक ही माँ बाप की हैं, दो संतानों में से एक संतान को वहाँ पैदा मतलब यानी वहाँ बड़ा बड़ा करिए और एक यहाँ बड़ा करिए तो अंतर आएगा। इसी प्रकार से भाषा में अंतर आएगा, सब कुछ अंतर आएगा। तो ये क्या, ये भी तो वेरिएशन है। तो जो जो इंटरनल वेरिएशन है यानी कि जो हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं इनको जर्मिनल वेरिएशंस भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे ये कौन थे? देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने पूरी जेनेटिक्स की जो है नींव डाली। आनुवंशिकी का यानी आनुवंशिक का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इनका जन्म 1822 में 22 जुलाई को माली परिवार में हुआ था। ये माली थे इनके पिताजी। मेंडल ऑस्ट्रिया के देश में ब्रून के मठ में एक पादरी थे। अपने अवकाश के समय में गिरजाघर के बगीचे में बहुत रोचक देखने की कहानी है। मेंडल ने मटर के पौधे में संकरण के अनेक प्रयोग किए। 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने 1865 में आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, कुछ नियम बताए। इसीलिए इनको क्या कहा, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने इन सब प्रयोगों को द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून्स नामक साधारण सी पत्रिका में प्रकाशित किया था। दुर्भाग्यवश उस समय डार्विन के विकासवाद की ओर आकर्षित होने के कारण वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों व नियमों की महत्ता को ध्यान से नहीं देखा और मेंडल का यह महत्वपूर्ण कार्य 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा। मतलब समझिए आप, उन्होंने इतनी बड़ी खोज करी हेरिडिटी की, वेरिएशन की, लेकिन उनको इतनी महत्ता नहीं दी गई 35 वर्षों तक। उसके बाद मेंडल का यह प्रयोग 35 वर्षों को उपस्थित था। मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से अलग अलग काम करके वही निष्कर्ष निकाले जो मेंडल ने प्रस्तुत किए थे। ये 3 वैज्ञानिक कौन थे? नंबर 1 थे ह्यूगो डे व्रीज। ठीक है, और आपको शायद याद होगा ये ह्यूगो डे व्रीज कौन है? ये उत्परिवर्तन के जनक हैं। ठीक है, इनको फादर ऑफ म्यूटेशंस जो है इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, एक शेमरॉक थे, शर्मॉक थे और दूसरे थे कॉल्स कोरेंस। इन तीनों ने मिलकर जो है जो खोजें करी वो सारे के सारे परिणाम सब मेंडल से मिलते जुलते थे। तो मेंडल अपने आप में एक भली बहुत ही विज्ञानी प्रतिभा के धनी थे।
अब हम बात करते हैं बच्चों कि मेंडल ने आखिर किस पौधे के ऊपर अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने प्रयोग के लिए उद्यान मटर यानी कि जो गार्डन पी है, ठीक है, उसका प्रयोग किया। इसको हम पाइजम सटाइवम के नाम से जानते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है, का चयन किया। और उन्होंने क्या देखा कि नंबर 1 इसके कुछ पॉइंटों के आधार पर उसका चयन किया था। नंबर 1 था, मैंने आपको बताया था कि कुछ बिंदु हैं इसके। मटर का पौधा एक वार्षिक पौधा है। इसके पौधों की आयु 3 से 4 माह होती है, अतः इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव है। बहुत सारी पीढ़ियाँ हम देख सकते हैं। इसमें नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है। फर्टिलाइजेशन भी होता आराम से हो जाता है, पॉलिनेशन भी, फर्टिलाइजेशन सबका सब आराम से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है पुष्प की रचना होती ऐसी है कि प्राकृतिक रूप से इनमें संकरण नहीं होता, अतः इनमें केवल स्वपरागण होता है। अगला है स्वपरागण के कारण मटर के पौधे होमोजाइगस होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। मतलब अगर आप वेरिएशन, मतलब इसमें अगर आप नहीं इंटरफेरेंस करते हो तो इनमें ज़्यादातर शुद्धता ही रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कृत्रिम परागण से द्वारा बने पौधे जनन क्षम होते हैं, जनन क्षमता वाले होते हैं, मतलब जनन कर सकते हैं, ये कृत्रिम परागण द्वारा हम जनन करते हैं। फिर है मटर के पौधों में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो दूसरे के विपर्यासी होते हैं। मतलब विपर्यासी का मतलब जस्ट अपोजिट, अभी दिखाते हैं आपको। देखिए कि मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी यानी कि जो अल्टरनेटिव है, ठीक है, वंशागत लक्षणों, हेरिटेरी कैरेक्टर्स का चयन किया। सौभाग्य से ये सभी लक्षण प्रभावित तथा अप्रभावित थे। इन लक्षणों को उन्होंने एक सारणी बनाई थी, ठीक है, टेबल बनाई थी, उसमें प्रदर्शित किया था। चलिए हम वो टेबल दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे वो टेबल आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहला लक्षण है तने की लंबाई। तो इसका जो प्रभावी लक्षण है वो क्या है, लंबापन है, ठीक है। और इसका अप्रभावी लक्षण क्या है, वो बौनापन है। मैंने आपको अगर कभी पढ़ाया होगा पहले 9th या 10th में, शॉर्ट रूप में पढ़ाया होगा, तो इसमें देखिए कितना क्लियर है। मैंने हमेशा आपको क्या कहा था कि प्रभावी और अप्रभावी राइट और लेफ़्ट की तरफ रखते थे। तो इन्होंने पहले से ही इसको क्लियर कर रखा था कि प्रभावी लक्षण कौन सा होता है, जो लंबापन में होता है, अप्रभावी कौन सा है, जो बौनेपन का है। और दूसरा है पुष्पों की स्थिति, ठीक है। तो प्रभावी कौन सा है, अक्षीय है, पुष्प एक्सिस पे है या अग्रस्त है, ठीक है। अप्रभावी अग्रस्त मतलब सबसे आगे, टर्मिनल सबसे आगे। पुष्पों का रंग तो बैगनी कलर के फूल आते हैं, ठीक है। अप्रभावी कौन सा लक्षण है, सफ़ेद रंग का। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे देख लीजिए। अगला है फलों का रंग, तो फलों का रूप, तो फल कैसे हैं, फली का रूप है, ठीक है। फली कैसी है, फूली हुई है या फूली हुई, तो इन्फ्लेटेड है। और इसमें क्या है, संकीर्ण है, संकीर्णित है, तो कंस्ट्रक्टेड है। अगला है फली का रंग कैसा है, तो फली इसकी हरी होती है, आपको पता है। अभिभावी लक्षण कैसा है इसका, पीला है। ये अभी आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको जो अब आगे अभी क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो सब आपके सामने कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। बीज की आकृति इसकी गोल होती है, आपने भी देखा होगा, बीज बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे मटर के, तो गोल होते हैं। और अप्रभावी लक्षण कौन सा है इसका, अप्रभावी लक्षण जो हमारा वो रिसेसिव लक्षण है, वो कैसा है, झुर्रीदार है। नेक्स्ट है बीजों का रंग कैसा है, तो बीजों का रंग इसका वो पीला होता है। और अप्रभावी लक्षण कैसा होता है इसका, हरा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके 7 लक्षण थे। ये इसी लक्षणों को ध्यान में रखकर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करे, कई सारे प्रयोगों से उन्होंने निष्कर्ष निकाले और उन्होंने 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। इन जो लक्षणों के, ये इन विपरीत लक्षणों को हम लोग एलिलोमॉर्फ बोलते हैं, हिंदी में उसे हम युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म मतलब जो कि जोड़ा होता है, विकल्प मतलब एक दूसरे के प्रति, ठीक है। अगर हरा है तो कैसा, सफ़ेद हो गया, ठीक है, सॉरी, हरा है तो कैसा, पीला हो गया। बैगनी है तो सफ़ेद हो गया, ठीक है। लंबा है तो बौना हो गया। तो ये सब क्या है, उसके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कैसे अपोजिट हैं, अल्टरनेटिव हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विपर्यासी बोलते हैं। प्रत्येक युग्म के दोनों गुण, मतलब प्रत्येक जोड़े के दोनों गुण, जैसे लंबा और बौना, एक दूसरे के क्या हैं, युग्म विकल्पी हैं। क्लियर हो गया, इसको हम एलिलोमॉर्फ बोलते हैं, ठीक है।
तो ये जो है आपको जितने लक्षण आपने देखे, सातों लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने जो जानकारी प्राप्त करी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, और आशा करता हूँ इस प्रकार से देखिए डीएनए है पूरा हमारा, अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा, यही जेनेटिक्स है, पूरी जेनेटिक्स अब इन्होंने पौधों पे किए हैं, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे कि यही सेम प्रोसेस सभी जीवों में होता है। ऐसा नहीं है केवल पौधों में ही होता है और मटर के पौधे में होता है, ऐसा नहीं है, सारे पौधों में होता है और सारे जंतुओं में होता है, सभी जीवों में होता है जो संसार में पाए जाते हैं, क्योंकि सभी के अंदर क्या है, एक डीएनए पाया जाता है, और डीएनए ही क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स लेके जाता है, कौन से हेरिडिटरी कैरेक्टर्स लेके जाता है, और जो वो एक्सप्रेस करते हैं उन जीनों को वहाँ पे जाके एक्सप्रेस होना पड़ता है, एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे मतलब अपने आप को, और उन कैरेक्टर को विकसित करते हैं और अपनी जैसी प्रतिकृति बनाते हैं। यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बहुत बड़ा डीएनए का एक हमारा रोल है, ठीक है, जिसको समझना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे बहुत सारे ऐसे बिंदु आएंगे जिनके बारे में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।